नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुणं एषु पञ्चनमुक्कारो एषु पञ्चनमुक्कारो सौवपावपणासनो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम सभी को। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का आज पर्व है और साथ साथ में हमारे भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री हुए थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जन्म जयंती है। और संयोग से आज ये हमारा जो सेशन है अप्लाइड जैनिज्म का, वो आज एग्जैक्टली दिस इज आवर 24th सेशन। दैट मीन्स एग्जैक्टली हम आज 2 साल इसको हम हमारे ये प्लेटफॉर्म को हम कंप्लीट कर दिए। एक कोविड पेंडेमिक के दरमियान संगीता जी की पहल से और विपिन सर के आशीर्वाद से ये हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक शुरुआत करी थी, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम कुछ नई बातें करें, समथिंग विच इज मोर कॉन्टेक्सचुअल, आज के हमारे लाइफस्टाइल के संबंध में हो, बेस्ड ऑन डेफिनेटली अवर जैन वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, मोरालिटी, उसी के ऊपर, बट समथिंग विच हैज गॉट मॉडर्न फ्लेवर, जिससे हम इमीडिएटली हम कनेक्ट कर पाए। और उसी संदर्भ में हमने हमारे इस मंच पे पिछले 2 सालों में अलग अलग वक्ताओं को आमंत्रित किया है। दे आर फ्रॉम बिजनेस फ्रेटर्निटी, कॉरपोरेट जगत से आए हैं, कुछ एकेडमिक्स आए हैं, कुछ सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, एंड मोर और लेस सबने अपने अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से हम हमारे जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है उसका कैसे एप्लीकेशन करते हैं, किस तरह से उसके साथ में हम जीने के लिए, मतलब एक अवेयरनेस इसकी स्प्रेड करने का ये हमारा प्रयास रहा है। और आज तो खास करके जो गांधी जयंती का पर्व है, जो कि अभी तो पूरा विश्व उसको एक विश्व अहिंसा दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करता है। और जैन धर्म में तो अहिंसा सबसे मूल धर्म है, सबसे मूल हमारी जो एक बेसिक वे ऑफ लाइफ है। तो इसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हमारे वक्ता जो है आज के, वो हमारे साथ उपस्थित है श्री दिलीप जैन, और वो आज का सेशन अभी स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिम्पल जी से कि उनका एक संक्षिप्त में परिचय कराए हमारे श्रोताओं को, और फिर उसके बाद दिलीप जैन अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। डिम्पल जी प्लीज। Hi, thank you so much. Before I start, Bipin sir, if you want to share a few words. This is a very milestone session for us. सबसे पहले तो विशाल ने कहा कि आज के वक्ता, मैं दिलीप जैन को वक्ता नहीं कहता, वो कार्यकर्ता है, क्योंकि वक्ता और कार्यकर्ता में बहुत बड़ा अंतर होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जब विजय दिलीप भाई का जो वीडियो मेरे पास आया, मैंने देखा तो पहले तो दुख हुआ कि आज भी ऐसे गांव हमारे देश में है जहां पानी की इतनी तकलीफ है, और जहां आज हम नवरात्रि में माताओं की पूजा करते, माँ बेटी की पूजा करते, उस समय पे कुछ माँ ऐसी है, कुछ बेटी ऐसी है, पूरा जीवन पानी लाने में ही बिता रही है। और मुझे मेरा बचपन भी याद आ गया, क्योंकि मेरा भी बचपन भी ऐसे ही गांव में गया था, जहां हम समर के अंदर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे। तो दिस made me to go to my past.
आज मुझे आनंद इस बात का भी है कि आज भी ऐसे लोग हैं, दिलीप भाई जैसे लोग, कि जो बात करने में नहीं मानते हैं, काम करने में मानते हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक इट्स अ मैटर ऑफ एप्रिशिएशन, बिकॉज कोई धर्म सेवा के बिना तो हो ही नहीं सकता है, परोपकार के बिना कोई धर्म हो ही सकता नहीं, वो होता ही नहीं है। चाहे वो एनवायरनमेंट के बारे में हो, चाहे वो मानव सेवा के बारे में हो, चाहे वो पशु सेवा के बारे में हो। सो दिलीप भाई हैज एक्चुअली कनेक्टेड ऑल द डॉट्स इन हिज वर्क, व्हाटएवर ही हैज डन। और मुझे आनंद ये भी है कि काफी लोग आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नॉट ओनली थ्रू जूम बट हमारे थ्रू बाय यूट्यूब एंड बाय अदर मीडियाज। सो मुझे ये भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के जमाने में जब भी दांडिया रास चल रहा है और कुछ चीजें चल रही है, उस समय पे सुनने के लिए आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और अंत में यही कहूंगा कि भाई देखिए, दिलीप भाई की स्टोरी जो है वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और आज जब भी हम लाल बहादुर शास्त्री को याद करें और हमारे राष्ट्रपिता जी को याद करें, तो कुछ ऐसा ठान ले कि उसके जीवन में से कुछ हम हमारे जीवन में प्रयोग में लाए, सिर्फ सुने नहीं, सिर्फ वक्ता न रहे, सिर्फ श्रोता नहीं रहे, लेकिन कार्यकर्ता बने, ऐसा मैं मानता हूँ। दिलीप जी, मोस्ट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अप्लाइड जैनिज्म। जो लोग जैन नहीं है और जुड़े हुए, उसको मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कोई जैनिज्म तो ऐसे ही शब्द यूज किया गया है। दिस इज एक्चुअली हाउ अ religious concepts can be used in our day-to-day life. Religion has to be seen in a present perspective, which is applicable to our routine work and routine life. Then only it has a relevance. Otherwise, religion has no relevance in our life. Thank you very much. Thank you so much, sir. I must begin by saying it's always inspiring to hear you, sir. You always have a very different thought as well. And Dilip ji, I don't think we could have found anybody better for a 24th session. The work that you have done, so somebody just asked a question, I'll just take that first. No, this is not at all on Jainism. The core team is a team of Jains, yes, but essentially we are more focused on getting environment and, kind of focusing on those initiatives, right? So all our speakers, all our sessions are really based on how we can make this world a better place. We like tackle climate change issues, environmental related issues. So while there are some principles of Jainism that automatically, by default are applicable, and, we do try to link it, but it's not essentially a very Jainism religion based session. It's completely based on environment and climate change. And I think we've been very instrumental in getting some very powerful ideas and very powerful speakers like Dilip Jain to the stage here. From where we can also learn and, see how we can adopt some of these things in our daily lives or in our social phases, right? So I have absolutely, Krishna ji, you're absolutely right. I mean, it's not only about Jainism, I think it's about all our religions, again, expanding from Hinduism to even other religions, I would in fact say. So thanks for bringing that point. And like Bipin sir also said, it's only that the core team, yes, is the base, but there's nothing religion specific here. So, okay. So moving on, I have the real good fortune of introducing Dilip Bhai. Dilip Bhai, to begin, I must say, we were extremely, the video you've shared was extremely inspiring. The amount of change you've brought about, I think it's extremely, extremely wonderful. As an introduction to the audience, Dilip ji has basically, his philosophy, his work has been based on the principles of 3E, that is entrepreneurship, education, and environment as such, right? He works at the grassroots levels at a lot of places. He's a CA. He's done his MBA from SPJ IMR. He started his career with 7 years in some large corporates like Marico, Voltas, Tata's, Voltas, etc. And he's been in very leading positions in those corporates as such.
He then joined his family business, where also he took his family business to the #1 position. After that, I think at the age of 37, if I'm not wrong, Dilip bhai, you took a sabbatical, and you decided to kind of, go and really explore different philosophies, different ways of living which are connected to the environment. That's where he actually joined Ladakh. He went to Ladakh. He was very closely associated with, I'm sure all of you've seen the Three Idiots का जो end में वो academy दिखाते हैं, science का academy, where Amir Khan goes and finally studies and finds his true calling. That institute is actually an inspiration from one of the institutes that Dilip bhai is also founding member of. So at the age of 37, he actually worked tirelessly to set up that institute, where kind of really getting the true joining the environment, studies, everything together in a seamless manner is what he focused on. He's also been running a lot of other activities and clubs. He started something like Me to Kids Club, which is essentially trying to get the kids very closer to nature, adventure, and volunteering as well. He's also runs initiatives in terms of wildlife. And I think the one that we are here today to really know more about is the Chinchwadi Adivasi village transformation, where he actually started with a lot of mentoring to the villagers, and then he went on to really come up with water, do a very comprehensive village management in terms of education, sports, water management, waste management, all of that, right? He's also founded a couple of other institutions. DJED is another one that he's founded, again, where the whole focus is from economy to ecology, right? So it's not economy cannot run independently. How you have to live in a sustainable fashion, and it can become you can live in ecology has to kind of be maintained, and still you can live as well as possible, right? So I think these are some of the broader things that Dilip ji has done. Dilip ji, I've missed out a few, I know for sure, because there are so many more things that you've done, but I think he's got awarded with a lot of social excellence awards as well by SPJIMR. He's also been recognized in the iSupta project. He's got Rolex award for the enterprise in the US as well. So Dilip ji, this is a brief introduction. I may have, if there's anything to add, please feel free to add when you start off. And yes, we are really lucky to have you here. And I'm sure many of us want to get associated with you in many ways as well. So we look forward to hearing that from you. Thank you. Over to you, Dilip bhai. Dhanyawad aap sabka for this introduction and kind words. I must say I have not achieved a lot. I am still a warrior struggler on the path. So जितना आपने बताया उतना कुछ नहीं किया, जस्ट कोशिश कर रहा हूँ। आज के सेशन में 3 पार्ट में करूंगा। पहले 5-10 मिनट मेरा खुद का जर्नी जैनिज्म रिलीजन के रिलेशन में कैसा रहा है उस पर बात करूंगा, बिकॉज वो जैनिज्म रिलेटेड नहीं था इसके लिए। फिर मैंने जो काम किया उसको नॉन वायलेंस या वायलेंस से कैसे जोड़े, कैसे हमारे सिद्धांत प्रिंसिपल्स, और जब हम जैनिज्म के प्रिंसिपल्स की बात करें, मैंने लास्ट 10 साल में लगभग वर्ल्ड के सारे रिलीजन और सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया है, तो प्रिंसिपल लेवल पे सारे रिलीजन एक ही चीज बात कर रहे हैं, बी गुड डू गुड। सो ऐसा नहीं है कि कोई और रिलीजन और कोई बात कर रहा है। तो जो हमारा सेशन है जैनिज्म के बारे में नहीं है, बिकॉज बीइंग गुड डूइंग गुड इज देयर इन ऑल रिलीजन एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस। एंड लास्ट 5-10 मिनट में हम ट्राई टू समराइज के हमने क्या समझा। तो जब मैं टीनेजर के एज पे था, लगभग 15 से 20 साल, तब तक जैन धर्म को बहुत फॉलो करता था, बिकॉज फैमिली वाले, गांव वाले, घर वाले बोलते थे मंदिर जाओ, पूजा करो, ये रिचुअल करो, वो रिचुअल करो, तो वो सब फॉलो करता था बहुत अच्छे से ब्लाइंडली। बट जब टीनेज आते तो हम अपना लॉजिक लगाना चालू करते, अपने रीजंस लगाना चालू करते, अपने क्वेश्चंस करना चालू करते। और जब वो मैंने चालू किया, मुझे कभी कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला कि हम ये क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, या इसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है, और कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे करने से धर्म होता है, नहीं होता है। जब मैंने वो क्वेश्चन आंसर चालू किया तो मुझे बहुत कन्विंसिंग रीजन नहीं मिले, तो मुझे लगा कि यार ये धर्म तो बहुत कुछ मजा नहीं है इसमें, ये सब फ्रॉडुलेंट काइंड ऑफ धर्म है, मुझे जैनिज्म फॉलो नहीं करना है। तो लगभग 20 साल की उम्र में मैंने
ऑलमोस्ट अपना रिश्ता तोड़ दिया था जैन धर्म से, बिकॉज मुझे जैन धर्म के प्रिंसिपल्स नहीं पता थे। मुझे तो वही पता था जो लोगों ने मुझे कहा कि आपको ये करना है तो आपका पुण्य होगा, नहीं तो पाप होगा, और वो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला यार ये तो मेरे काम का नहीं है, तो मैं वो धर्म से थोड़ा दूर हो गया। और रिलीजन का संबंध, जैनिज्म का संबंध लगभग मुझे ठीक नहीं लगा था। बिलीफ था जो कहा गया सोसाइटी से, फैमिली से, लोगों से, तो मैंने जैन रिलीजन फॉलो किया। फिर जब अपना रीजन लगाना चालू किया तो मुझे कुछ डिस्कनेक्ट लगा, तो मैंने धर्म को ज्यादा फॉलो नहीं किया। और फिर मनी एज अ धर्म बहुत अट्रैक्टिव लगा, बिकॉज वहीं पे पावर पोजीशन सब मिल रहा है, तो वो रेस में लग गया। नॉन वायलेंस के हिसाब से जाए तो पहले तो वो 100 छीनना नहीं है, या कम से कम छीनना है, और फिर 2 देने की बात आती है। अगर हम 100 छीन के 2 दे दे और बोले हम धर्म कर रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो तो आई एम ट्राइंग टू से कि ये वायलेंस और नॉन वायलेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम इसको बड़े दृष्टि से देखें तो कई बार हम छोटी दृष्टि से देखें तो हमको लग रहा है कि हम नॉन वायलेंस, अहिंसा कर रहे हैं, बट एक्चुअली शायद हम हिंसा भी कर सकते हैं। पर अगर हम बड़ा होलिस्टिकली देखें तो हमारे एक्शंस बहुत डिफरेंट होंगे, और ये अप्रोच एक लाने का जरूरत है लाइफ में भी, हिंसा के दृष्टि में भी, या कहीं पे भी। सो हमने यहाँ पे एक ये उदाहरण देखा। दूसरा उदाहरण दूं तो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं जवाई में, राजस्थान में, एक ये फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे बहुत जमीन, जंगल, जानवर बहुत कुछ है, और लास्ट कुछ सालों से वहां पे भी डेवलपमेंट और टूरिज्म बहुत आ रहा है। अभी ये चक्कर में क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट, टूरिज्म आने से ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली जंगल पे, जमीन पे, पानी पे इम्पैक्ट हो रहा है। अगेन नैरो तरीके से देखें तो कुछ लोग जो वहां पे धर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कबूतर चौतरे बना रहे, जंगलों में पानी दे रहे। बट मेरा पॉइंट खाली यही है कि होलिस्टिकली देखना चाहिए कि अगर हम पूरे इकोसिस्टम को बचा सके तो हम रियली धर्म कर रहे हैं। अगर हम एक जानवर को या एक चीज को पानी दे दे तो हम उनको और डिपेंडेंट बना रहे। सो करंट माहौल में क्या हो रहा है कि हम नॉन वायलेंस कर रहे हैं, बट बहुत ही छोटा, बहुत ही नैरो माइंड से कर रहे हैं, जिससे बड़ा चीज सॉल्व नहीं हो रहा। सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे हमारे धर्म में ये इक्कींद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय का एक लॉजिक है कि हमको अगर वायलेंस करना है तो हमको कम से कम पंचेंद्रिय का हार्म करना है, फिर चौरिंद्रिय का भी कम से कम करना है, तेइंद्रिय कम से कम करना है, और अगर कुछ करना है तो एकींद्रिय को हार्म कर सकते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए। हाँ, मतलब वायलेंस कर सकते हैं कि एकींद्रिय में बिकॉज एक ही सेंस होता है, अगर हम उनको नुकसान पहुंचाए तो कम पाप लगेगा, पंचेंद्रिय को नुकसान पहुंचाएगा तो ज्यादा पाप लगेगा। फंडामेंटल सुपर कॉन्सेप्ट। अभी इसमें जो समझ है जनरली लोगों की कि हमको ये समझना चाहिए कि एकींद्रिय, बेइंद्रिय के कॉम्बिनेशन पे तेइंद्रिय जिंदा है, एकींद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय के कॉम्बिनेशन पे चौंद्रिय जिंदा, और उसके कॉम्बिनेशन में पंचेंद्रिय जिंदा। यानी कि सॉइल और वाटर ठीक रहेगा तो फॉरेस्ट ठीक रहेगा, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट ठीक रहेगा तो एनिमल्स ठीक रहेंगे, और सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स ठीक रहेगा तो ह्यूमंस ठीक रहेगा। अभी हम जब अपन देख रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि हमको मक्खी नहीं मारनी है या नॉनवेज नहीं खाना है, बहुत अच्छा, हम पंचेंद्रिय को हार्म नहीं करें, हम चौरिंद्रिय को हार्म नहीं करें। बट अगर हम लार्ज स्केल पे सॉइल और वाटर को डैमेज कर रहे हैं, जो एकींद्रिय है या बेइंद्रिय है, तो हम इनडायरेक्टली तो हम ये पूरे फॉरेस्ट को और पूरे एनिमल सिस्टम्स को कोलैप्स कर रहे हैं ना। तो हम पंचेंद्रिय को हार्म कर ही रहे हैं, पर हम माइनिंग को एज अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, पर हम एक मक्खी को मारने के लिए बहुत सोचते कि नहीं यार, एक मक्खी मारना बहुत बड़ा अधर्म है, विच इज अधर्म। बट अगर बड़े स्केल पे माइनिंग करके डायमंड पहनना है तो वो तो लाखों टाइम अधर्म हो गया ना, बिकॉज पूरे फॉरेस्ट को, पूरे सॉइल और वाटर को हमने डैमेज करके कितने लाखों जीवों की इकोसिस्टम को, हैबिटेट को डैमेज किया है। तो हम इस एकींद्रिय, बेइंद्रिय के डैमेज को कई बार वायलेंस नहीं समझते, और हम ये खाली वो ऐसा ना कि बाल्टी लीक है बड़े में और हम चम्मच से बाल्टी को भर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। तो फंडामेंटली तो बाल्टी के लीक को ठीक करने का जरूरत है, फिर चम्मच से भरे तो उसका फायदा है, नहीं तो हम बाल्टी पूरा लीक हो रहा है, हम चम्मच से भरे। अगेन point is that we are looking at violence in a very narrow minded concept without really understanding the holistic picture. और अगर हम होलिस्टिकली नहीं सोचेंगे तो ये ऐसा अपने बॉडी की तरह कि मेरा बॉडी ठीक नहीं है, अगर मेरा हार्ट ठीक नहीं है तो मैं हार्ट के लिए सब कुछ ही कर रहा हूँ, हार्ट को ठीक कर रहा हूँ, हार्ट में दवाई डाल रहा हूँ, हार्ट को ऑपरेशन कर रहा हूँ। बट अगर मेरा पूरा लाइफस्टाइल, मेरे पूरे थॉट प्रोसेस, मेरा पूरा एक्सरसाइज रिजीम, मेरा फूड हैबिट्स, अगर वो ठीक नहीं करूँ, पूरे बॉडी को ठीक नहीं करूँ, तो हार्ट को कितना भी मैं ऑपरेट कर लूँ, बॉडी को नहीं बचा सकता हूँ। सो द होल आइडिया इज, जो हमने जवाई में भी हम कर रहे हैं कि हम
हम ये समझा रहे हैं हमारे गाँव वालों को और हमारे लोगों को कि हमको इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज अगर हम एक साइड पे बोरवेल लगा के पानी खींचते रहेंगे और दूसरे साइड पे एक छोटा सा वाटर बना के बोलेंगे जानवरों के लिए पानी आप पी लो, इट डजंट हेल्प, राइट? बिकॉज जानवर तो जंगल में रहता है, वो अपने वाटर से कितना पानी पिए। फर्स्ट इसके आप बोरवेल से पानी खींचना बंद करो, सरफेस वाटर बॉडीज को सस्टेन रखो, वो करोगे तो पूरा फॉरेस्ट रहेगा, जानवर रहेंगे, फिर आपको वाटर बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम बोरवेल तो और ज्यादा लगाएंगे और इजीली पानी खींचेंगे और फिर हम थोड़े वाटर होल्स बना के बोलेंगे हम धर्म कर रहे हैं, तो अगेन मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो सेम चीज पहले चिंचवाड़े में देखा कि किस तरह से कुछ लोग समझ रहे कि हम धर्म कर रहे हैं या CSR कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर वो वायलेंट हो रहा है तो इट डजंट हेल्प। जवाई में भी ये कि ओवरऑल सिस्टम अगर हम ठीक नहीं कर रहे, हम सिस्टम पे काम नहीं कर रहे, देन इट डजंट हेल्प। इसका एक लॉजिक ये भी है कि लास्ट 50 सालों में अर्थ से लगभग 50% फ्लोरा एंड फौना एक्सटिंक्ट हो गए। अगर ये देखें तो सिंपल मैथ्स है कि 70% ऑफ सॉइल एंड वाटर हैज डिग्रेडेड और पॉल्यूटेड, सो 70 वाटर 70% सॉइल, तो 70 into 70 is 49। इसका मल्टीप्लाई करें तो 50% आता है, 50% therefore flora and fauna got extinct। so बहुत सिंपल लॉजिक है कि flora and fauna extinction is because of degradation of soil and water, until we don't work on fixing that there is no point working on this। और वो फिक्सिंग करना is not an external solution। कई बार हम ये सोचते हैं कि solution बहुत external है, but जैसे हमारे धर्म में भी ये solution हमारे हाथ में है कि how do we limit our material needs, how we limit our consumerism, how we limit the damage that we are doing। because अगर हमारा डैमेज एक साइड पे बढ़ता रहेगा तो कोई एंड नहीं है। जैसे मैंने कोशिश की है कि मैंने एक लिमिट लगा दिया कि मेरा वेल्थ या मेरा मटेरियलिज्म एक लेवल पे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे ज्यादा होने से मुझे वो ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बट उसके कारण हार्म बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे हमने देखा है कि लास्ट 50 सालों में जो टॉप 10% लोग है जो वेल्थ कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनके पास 40% वेल्थ था पूरे भारत का, 10% लोगों के पास। आज की तारीख में 80% वेल्थ तो 10% लोगों के पास है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया। अभी हम अपरिग्रह का 5 वाउस देखे तो नॉन पोजेसिवनेस है, तो ये कहा हो गया हम अपरिग्रह की बात कर रहे हैं बट वेल्थ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन का इशू ये है कि इट इज हार्मिंग द होल सिस्टम। एक तो ऑब्वियसली इकोलॉजी को हार्म करा, सोशल फैब्रिक को भी हार्म करा। अभी चिंचवाड़ी में आपने देखा कि गांव वाले लोग कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, 100 में से 50 घर का इनकम इज लेस देन 5,000 रुपीज। ये इसके लिए नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं पहुंचा, इसके लिए है कि जो डेवलपमेंट है वो किसी सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट कर रहा है और बाकी लोग को पहुंच ही नहीं रहा। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है, वहां पे डेवलपमेंट तो पहुंच नहीं रहा, पर उनके जो जमीन जंगल जिसपे वो निर्भर कर रहे थे, सेल्फ सस्टेन कर रहे हैं, वो भी छीना जा रहा है। तो इट इज अ डाइकोटोमी वेयर by concentration of wealth we are diluting the social fabric, we are diluting the spiritual fabric, we are diluting the ecological fabric, and the solution is not in doing thing। पहला स्टेप है कि पहले अंडू करो, पहले हम अपने लिमिट्स बांधे जो हमारे सारे धर्म, नॉट जस्ट जैन, बुद्धिज्म बोलो आप, ईस्ट के बोलो, वेस्ट के बोलो, सारे धर्म ये बोलते हैं कि अपने मटेरियल नीड्स को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने स्थूला प्राणा लिंगा कामा मानस को कंट्रोल करो ताकि हम हायर एस्पेक्ट्स को सर्व करें। मैं ये नहीं बोला कि अपने फैमिली के नीड्स को सर्व नहीं करना है, ये भी नहीं बोला कि सब कुछ जो दे दो, बट एटलीस्ट एक लेवल के बाद इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिमिट दैट थिंग एंड देन ओनली वी कैन वर्क अहेड। गांधी ने यही किया, टॉल्स्टॉय ने भी यही बताया था। टॉल्स्टॉय जो गांधी के 2 गुरु थे इन अ वे, टॉल्स्टॉय थे और दूसरा जैन धर्म था। तो उन्होंने ये कहा कि पहले जब तक मैं अपने लेवल को नीचे नहीं लाऊं तब तक मैं अच्छा नहीं कर सकता। और हमारे सारे धर्म के साधु संत भी वही कर रहे हैं ना, जो 5 वाउस है महावीर के, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, वो यही कर रहे हैं कि मटेरियल नीड्स को कैसे कम करें। एंड आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर वांटिंग टू डू समथिंग, इसको लिमिट लाना है। तो अभी ये सारे चीज में तो खाली कॉन्सेप्ट ये है कि मैं सीए हूँ, खाली मैं खुद के बैलेंस शीट नहीं देख रहा हूँ पर्सनल, बट अगर हम लॉ ऑफ कर्मा देखे, जो हमारे धर्म, काफी सारे धर्म बता रहे कि अगर कर्मा के बैंक बैलेंस देखे ओवर लाइफ इट क्यूमुलेट्स। तो अगर वो बैंक बैलेंस हम देखना चालू करें तो सेम चीज पे आ रहा हो कि पहले हार्म कम करो और फिर कुछ अच्छा करना चालू करो, और वो कर्मा का बैलेंस रियली वर्क्स। एंड एज अ सीए आई एम लुकिंग एट दैट बैलेंस शीट रेदर देन माय लिमिटेड बैलेंस शीट। एज एन एमबीए कैसे पूरे सिस्टम को मैनेज करना है, पूरे इकोसिस्टम का होलिस्टिक व्यू लेके मैनेज करना है,
वो समझना और वो सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो मोटा मोटी ऐसा था। ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर में जाके हम थोड़े कुछ सवालों को और डीप डाइव भी कर सकते हैं, थोड़े ज्यादा डिस्कस भी कर सकते हैं। I can continue for longer also, but I think it would be good to take some break and some interaction and before we go ahead. So thank you. I'll take a break here. Yeah, so Dilip ji, we can invite questions, but I think what we would love to really understand more about your work at the Chinchwadi village. How did you go about it? What were the challenges you faced? What is your plan for the next set, or some of those things specific to the village thing? Yeah. So चिंचवाड़ी में हमने एक ये वनवाड़ी फॉरेस्ट करके था, जहाँ पे मैंने थोड़ा स्टेक लिया था कि फॉरेस्ट में रहूंगा, वहाँ के जानवरों के बारे में, जंगल के बारे में सीखूंगा, समझूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। और जब लॉकडाउन की टाइम 6 महीना में वहां पे रहा और फिर पता चला कि बाजू में एक गांव है 1 किलोमीटर दूर जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो हम वो गांव में गए और हमने ये सोचा कि एक एनजीओ जो मैंने बताया था वो वाटर टैंकर बहुत सालों से भेज रहा है और लोगों को पानी दे रहा है, बट फिर लगा कि ये तो नेवर एंडिंग है, हम पानी बेचते रहेंगे, टैंकर देते रहेंगे, हम उनको और डिपेंडेंट बना रहे हैं अपने ऊपर, और जिस दिन हम टैंकर भेजना बंद करेंगे उनके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, फिर वो अपने लैंड बेचने पे आएंगे। तो मतलब इसको फंडामेंटल तरीके से हमको मैनेज करना है, तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव वाटरशेड मैनेजमेंट का प्लान किया ताकि हम वहाँ पे कुआं बनाए, तालाब बनाए, बहुत सारे पेड़ लगाए, ताकि उनको नेक्स्ट 50 या शायद 100 साल तक पानी का दिक्कत नहीं आए। एंड बिकॉज ये माउंटेन है, जितना काम हम पानी का पहाड़ के ऊपर करेंगे, पूरे माउंटेन के नीचे तक जितने गांव है सबको बेनिफिट होगा। तो हमने ये सब काम किया, और हमने काम तो किया था चिंचवाड़ी की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पर नीचे के 5 गांव का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिकॉज हमने माउंटेन टॉप पे जो काम किया, और पानी को जितना पहाड़ के अंदर आप डालोगे उतना नीचे आपको बोरवेल हो या कुएं हो वहां पे मिलेगा। तो हमने वही काम किया कि आप जितना पानी है उतना पहाड़ के अंदर जाएंगे ताकि लोगों को मिलेगा, और वो काम काफी अच्छे से हुआ और लोगों का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो हमने देखा कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज वहां पे गांव में जहाँ पे एक तो डेवलपमेंट आया नहीं, जहाँ पे एजुकेशन इज नाम के लिए कुछ भी नहीं है एजुकेशन, मतलब, और कोरोना के बाद तो 10 साल के बच्चे लोग को ABCD या 1 2 3 4 ऐड करना भी नहीं आता। और अल्कोहलिज्म बहुत बड़ा इश्यू है, बिकॉज काम धंधा नहीं है लोगों के पास, और वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि जाके कहीं नौकरी कर सके, बट 8वीं 10वीं पढ़ लिया तो ये होता है कि उनको अपनी खेती और अपनी भेड़ बकरियां बहुत बैकवर्ड लगती है, बट वो इतने काबिल नहीं है कि गांव शहरों में आके काम करे, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है एजुकेशन से, उनको खुद के लाइफ के बारे में हीन भावना होती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, पर वो इतने काबिल नहीं कि और कुछ जाके काम करे। अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा है बिकॉज काम धंधा नहीं है, और आजकल ये नया मोबाइल का बीमारी आ गया है, तो आपके पास जब काम नहीं हो, जब आपके पास और कुछ नहीं हो, फ्री का मोबाइल हो, तो लोग उस पर बैठे रहते हैं। तो अभी हम लास्ट कुछ सालों से, और ये सब चीज का भार अगर किसी पे पड़ता है तो वुमेन पे पड़ता है, बिकॉज मैन तो मोबाइल भी मिलता है, अल्कोहल भी मिलता है, और घूमने को भी मिलता है। इट इज वुमेन हु सफर्स, उनको पानी भी लाना है, उनको बच्चों का ध्यान भी रखना है, उनको घर का ध्यान भी रखना है, खाना भी करना है, खेत भी करना है, भेड़ बकरी भी चराना है। तो हमने जब पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया तो हमने औरतों का लगभग 2-3 घंटा रोज का बचना चालू हुआ। तो हम लास्ट 1 साल से औरतों के लिए लगभग 50 बच्चे हमारे पास, जिसमें से 15 लड़कियां हैं, उनको हम स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स नॉट बिकॉज हमको उनको स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन बनाना है, बट स्पोर्ट्स के माध्यम से हम उनको साथ में लेके आ रहे हैं ताकि उनका एक कोलैबोरेशन बने, एक समूह बने, एक दूसरे से रिलेशन बने, और फिर वो माध्यम से हम नए प्रोजेक्ट्स चालू कर रहे हैं ताकि वुमेन एज अ ग्रुप अपने गांव में डेवलपमेंट के काम, अपने गांव में उद्धार के काम, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट हो, लाइवलीहुड्स हो, उस पे काम करना चालू करें। तो अभी हम ये लड़कियों का जो ग्रुप है उनके साथ मिलके काम करें, वो अपने गांव का डेवलपमेंट का काम करें, ना कि मैं, बिकॉज मैं तो 2 साल 4 साल करूंगा, उसके बाद क्या। तो हम ये लड़कियों को उसके लिए प्रिपेयर करें, बिकॉज उनके पास अभी टाइम है, पानी का प्रॉब्लम कम हो गया तो उनके पास बहुत टाइम है ये सब काम करने के लिए, तो उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पैरेलली हमने थोड़ा लर्निंग और एजुकेशन का प्रोग्राम बनाया, बट एजुकेशन ऐसा जो उनको अपनी जमीन से डिस्कनेक्ट नहीं करे, बट उसको वैल्यू बताए, बिकॉज उनके जो ट्रेडिशनल नॉलेजेस है, इंडिजिनस नॉलेज है, अपने फूड के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, अमेजिंग है। तो उसको कैसे स्ट्रेंथन करें, एट द सेम टाइम जो दुनिया को चाहिए कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, वो नॉलेज भी दे। तो हम ये एजुकेशन प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आजू बाजू के 1-2 गांव में भी हम पानी का काम अभी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा करंट फंड का, बट हम करेंगे। ये गांव में हमारा फोकस है कि पहले ये गांव को हर तरीके से बेटर बनाया जाए। फंडामेंटल प्रॉब्लम पानी का सॉल्व किया,
वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कुछ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये करेंगे तो अगर हम ये एक गांव को 1 इंच या 2 इंच बेटर कर सकते हैं, तो शायद जो गांधी जी ने बोला था कि हमें हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, अगर इंडिया का डेवलपमेंट चाहिए, तो हम यही करें कि एक गांव को आत्मनिर्भर बनाए, न कि डिपेंडेंट बनाए एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। और ये हमारी कोशिश है। जवाई में भी हमारी कोशिश है कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करके रखा जाए, उसको कैसे बचा के रखा जाए। तो वैसी हम कोशिशें कर रहे हैं, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जिस पर हम काम कर रहे हैं। Okay, yeah, thanks a lot. So, so there are two things I wanted to just say on follow-up is this, one is if anybody wants to get associated with you in any of these projects, what is the best way? So I believe that is one thing. And, how does it work? Like basically, what are the possibilities of getting associated? And the second is supposing if there is a village I have in mind where, we probably could do something similar. How can we go about that? Yeah. See, associate करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ऑब्वियसली पैसा दे दो, एसोसिएट करो, बट मैं जनरली ये समझता हूँ कि अगर आपके बेसिक नीड्स आर टेकन केयर ऑफ और आपके पास फैमिली सपोर्ट और बैकग्राउंड है, तो देन पैसा देने से ज्यादा खुद जाके करना इज ऑफ मच ग्रेटर वैल्यू एंड ग्रेटर लर्निंग। तो वो करना है तो ये आके आप वॉलंटियर कर सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट संभाल सकते हो, और वहां पे रहना भी कई बार जरूरी है। मैं आदिवासियों के गांव में, उनके घर में, उनके खाना खाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, तभी ये काम हो सकता है, ना कि हम बैठ के कॉर्पोरेट सूट बूट में हम कोशिश करें। तो ये पैसा, वॉलंटियर टाइम और एफर्ट। और कोई जगह है जहाँ पे आपको ये काम करना है तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो कितना नजदीक है, बिकॉज जनरली मैं काम करने का मेरा अप्रोच ये है कि मैं वहीं पे काम करता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक बेस या कनेक्शंस है, लोकल लेवल पे, बीट पॉलिटिकल कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस है, बिकॉज ये सब काम में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल बोलो, मैन पावर रिलेटेड बोलो, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट या बेस हो तो वहां पे मैं काम करना प्रेफर करता हूँ। इसके लिए मेरा करंट काम मेजरली फोकस्ड चिंचवाड़िया उस बेल्ट में है, बड़ौदा में है और जवाई में है, बिकॉज जवाई में मेरा बर्थ प्लेस है, बॉम्बे मेरा घर है और बड़ौदा में मेरा बिजनेस था पहले। तो ये 3 जगह पे, बट और भी कोई है तो हम देख सकते हैं, बिकॉज फाइनली प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज एक बड़ा फैक्टर होता है। और मेरा फोकस ये है कि रिसोर्सेज एक है, बट हमको बहुत लॉन्ग टर्म सोच के फंडामेंटल लेवल पे काम करना है, ना कि जाके चीजें बांट के आनी है, बिकॉज चीजें बांटने वाले बहुत लोग हैं कि चलो मैं 2 लाख रुपया दूं आप सबको, वेफर दे दो या लैपटॉप दे दो, बट उससे नहीं हो रहा, बिकॉज उनकी जो नीड्स है हमको उनको एड्रेस करना है और उनको सस्टेनेबल लेवल से फिक्स करना है, फंडामेंटल लेवल पे फिक्स करना, ताकि वो अपने पर डिपेंडेंट नहीं बने। और ये समझना, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यस, प्राइमरी ये कि एक कदम हम जब बढ़ाना चालू करते हैं, मैं ये सोशल सेक्टर में मेरा कोई माहिर ही नहीं है, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ, एमएनए और स्ट्रेटेजी पे काम किया हूँ, बट जब ये चीजों पे काम करना चालू करते हैं, जब एक कदम बढ़ते हैं तो और दोस्त मिलते हैं, 4 कदम बढ़ते हैं और कुछ समझ में आता है, और खुद के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, खुद के बहुत सारे फंडामेंटल चेंज होते हैं, खुद के लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो मेरा लाइफस्टाइल करंटली बहुत मिनिमलिज्म पे है, मैं चीजें ज्यादा खरीदता नहीं हूँ, बहुत बिकॉज मैं ज्यादा अर्न नहीं करता हूँ तो मुझे खर्चा करने को पसंद नहीं है, और दूसरा मोर इंपॉर्टेंटली मुझे दिखता है हर बार मैं कुछ खरीदूंगा तो मैं इकोलॉजिकली हार्म कर रहा हूँ, मैं हिंसा कर रहा हूँ, मैं किसी ना किसी की हिंसा कर रहा हूँ, तो मुझे वो भी नहीं करना, बिकॉज धर्म बता रहा है हिंसा नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह नहीं करना चाहिए। सो वो चीज है। तो हाँ, एसोसिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। वॉलंटियर, मैंने अपना कैरियर चालू किया था, मैंने सोनम जी का 3 साल फुल टाइम एज ए वॉलंटियर काम किया था, काम को समझा था, पर्सपेक्टिव को समझा था, इकोलॉजी एनवायरमेंट के एरियाज को समझा था, उनके तरीकों को समझा, और वो जब समझ एक लेवल पे आया तभी लगा कि अभी खुद से चालू करने का हिम्मत करना चाहिए, और खुद से चालू किया। सो ये ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है उसमें अपने ईगो को पहले कम करना पड़ता है कि भले मैं सीए एमबीए कॉर्पोरेट वाला हूँ, मेरे को वो सब चीज निकाल के फेंकना पड़ता है और मुझे ग्राउंड जीरो से चालू करना पड़ता है। इसके लिए मैं जंगल में आके बैठ के सांपों को और मच्छरों को और स्पाइडर्स को दिखता था कि वो किस तरह से चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या जीते हैं, कौन से प्राण कहाँ उगते हैं, बिकॉज वो फंडामेंटल लेवल पे खुद सीखना जरूरी है, ना कि अपने ईगो या बैंक बैलेंस या डिग्री को लेके हमको बहुत so that undoing is very much important. Got it. Yeah, no, absolutely. Yeah, okay. Yeah, if there are any other questions, I do invite other viewers as well. You can raise your hands or post your questions in the chat.
Dilip ji, sorry, I have one more question. Sorry, Ajit ji, are you going ahead with the question? No, I had just one view. आपने जो चीज बताई बहुत अच्छी बताई है, and I think बहुत लोग follow कर सकते हैं, and we can see the kind of expansion सब जगह हो रहा है, उससे अपने कितने फॉरेस्ट और कितने सबको तोड़ तोड़ के वहाँ पे ना वेयर हाउसेज बन रहे हैं और वो सब चीज एक्सपेंड हो रहे हैं. आई थिंक ऑल्सो अपन बच्चों को भी जोड़ सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं सब गाँव में, उनको दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ के जो स्कूल्स है और उससे वहाँ पे जाके एक बार वो एक्सपीरियंस करेंगे तो अपने आप थोड़ा वो धरती से वापस कनेक्ट कर पाएंगे. यहाँ पे आई फील सही बात है. तो हम बॉम्बे में एक मीटू किड्स क्लब करके चलाते हैं, जहाँ पे लगभग 100 फैमिली मेंबर्स है, जहाँ पे हम बच्चों को हर महीने एक बार नेचर एडवेंचर वॉलंटियरिंग का एक्सपोजर दे रहे हैं. बिकॉज बेसिक ये है कि हम बुक में जितना भी बच्चे पढ़ ले या यूट्यूब पे देख के पढ़ ले, जब तक आप मिट्टी में हाथ नहीं डालो, पानी में अपने आप कनेक्ट नहीं बना सकते इकोलॉजी का, और जब तक वो कनेक्ट नहीं बनाएंगे आप उसको सेव करने का सोच भी नहीं सकते. फिर हम बहुत सुपरफिशियली रिलीजन या अपने कामों को फॉलो कर रहे हैं. तो हम बच्चे लोग को लेके आते हैं ताकि दे डेवलप connect with nature, adventure, volunteering, and when they do that, hopefully someday they will grow up to care about it, to be concerned about it and work on it. So yes, you are welcome to join and do programs with us. So we run an academy called Adi Manav Academy, जहाँ पे हम weekdays में गांव के बच्चों को वहाँ पे लेके आके सिखाते हैं और काम कराते हैं, और वीकेंड में शहर के लोगों को वहाँ पे लेके आके, ताकि वो वहाँ पे अपने पास क्या है मुझे क्या पता वो दिखा नहीं आए, बट वहां पर क्या रिचनेस है लोगों के कामों का, जंगलों का, वो समझे और कनेक्ट बनाए. सो ये दोनों काम हम कर रहे हैं, और या यू आर मोर देन वेलकम. Thank you so much, brother. I'll connect with you later on. Sure. Dilip ji, there's a question from Mr. Jain. How can we start such program in Pune or join any existing program, especially for kids? So हम जो प्रोग्राम करें, हमारे मोस्टली बच्चे मुंबई के हैं, बट अगर आपको वंस इन अ वाइल प्रोग्राम करना है छिंचवाड़ी में, तो आप पुणे से भी ग्रुप को लेके आ सकते हैं. ग्रुप और लोकल कोऑर्डिनेशन आपको करना होगा. गांव में जो भी काम करना है कोऑर्डिनेशन वो हम करेंगे. बट अगेन यही है कि आप इनिशिएटिव लेके तो बहुत कुछ हो सकता है, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे मैं कुछ इनिशिएटिव लेके आपके बच्चे लोग को कुछ करूंगा, तो बहुत मुश्किल है. ठीक है, वंस इन अ वाइल करूंगा, बट थोड़ा इनिशिएटिव करेंगे. बहुत हम ट्रैक के लिए जाते हैं. अगेन ट्रैक का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पहाड़ क्लाइंब करना है, बट ट्रैक बहुत वंडरफुल चीज है. जब बच्चे ट्रैक करते हैं यंग उम्र में, 10 साल के बच्चे जब 5 घंटा ट्रैक करके धूप में पसीना निकाल के पैर को तकलीफ देके चढ़ते हैं, तो जो अकम्पलिशमेंट होता है, जो चैलेंजेस वो फेस करके ऊपर पहुंचते हैं, उनका जो कनेक्ट बनता है नेचर के साथ, खुद के फिजिकल बीइंग के साथ, के किस तरह से अपने फिजिकल लिमिटेशंस को क्रॉस करना है, ये सब हम बुक और थियोरी और यूट्यूब के वीडियो दिखा के नहीं कर सकते. बट जब खुद बच्चा ट्रैक करता है, ये सब सीखता है, और हमको फिर बोलने का सिखाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है. तो इस टाइप के हम प्रोग्राम्स और इवेंट्स करते हो. डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं. और यस, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्यूचर जनरेशन को हम राइट चीजें सिखाएं, बिकॉज ये जो करंट कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म ड्रिवन मॉडल है, डेवलपमेंट ड्रिवन मॉडल है, ये बहुत ही आई वुड से मटेरियलिस्टिक मॉडल है, जो हमारे धर्म के भी अलाइन नहीं है, और इट इज वेरी बैड फॉर द ecology, ecosystem, society, spirituality, everyone. So somewhere we need to keep that materialism, and connection with nature is one great thing, because there is no greater god than nature. मतलब कितने भी मूर्तियां हो भगवान की, बट आप नेचर में जब कनेक्ट करते हो, आप वही गॉड के दर्शन कर रहे हो रियल में, और वो हमको कनेक्ट करवाना है. और उसी से हम यूथ को भी रिलीजन से कनेक्ट कर सकते हैं. नहीं तो यूथ रिलीजन से कनेक्ट नहीं हुआ, दे फील डिस्कनेक्टेड विद द रिचुअल्स. So somewhere we need to, I think, get this religion thing with ecology together. And actually वो ये ना, महावीर ने जब वो 5 vows दिए थे, I don't know तभी climate change या sustainability का बहुत issue था, but he understood के ये materialism के ये ill effects है, और उसको कम करने के लिए हमको non-violence preach करना है through the vows, and that has worked. Just that कि हमने वो definitions को भी twist कर दिया अपने convenience के हिसाब से, और हम बड़े damage कर रहे हो छोटे damage के लिए, हम कुछ सेलोटेप लगा रहे हैं. एनिमल रियरिंग के आप बता रहे हैं कि, तो पर्सनली डायरेक्टली मैं एनिमल्स पे जो काम कर रहा हूँ, भाई में भी एनिमल्स पे
कर रहा हूँ बट नहीं कर रहा हूँ. What I mean by this is I am not focused on say leopard और cow और cattle के इसको हम rearing करना है या इसको हमको बचाना है. Focus इसके अगर आप जमीन जल और जंगल को बचाएंगे, animals will take care of themselves. So I am not focused on any animal. ना मुझे गौशाला लगाना है, ना मुझे घास चारा देना है. मुझे जमीन जंगल और जल को बचाना है. अगर ये करेंगे तो animals will take care of themselves. अगर इकोसिस्टम नहीं रहा तो हम कितना भी ऊपर से फिक्स कर दे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा. तो जवाई में भी हम यही कर रहे हैं. हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक इतना जंगलों में फैला हुआ, हम उस प्लास्टिक को उठवा रहे हैं. पानी का इतना बड़ा कमी है तो हम वाटर होल जंगल का बनाए ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो. और जब प्लास्टिक नहीं होगा, बहुत सारा पानी होगा, तो ऑटोमेटिकली प्लांट्स आएंगे, ऑटोमेटिकली जानवर रहेंगे, जानवर जिएंगे. बाकी हम ऊपर से एनिमल्स, कोई पर्टिकुलर एनिमल पे फोकस करें तो कई बार वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है कि हम कबूतरों को बहुत बढ़ावा दे दे, हम चौतरे बना दे, तो उसके जो है इल इफेक्ट्स हो रहे हैं हेल्थ पे. हमने देखा बॉम्बे में खार में वो बैन करना पड़ा. तो वो मुझे लग रहा है कि वो फुलिशनेस है. कबूतरों को दाना डालना इज नॉट अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इसके जंगल और जानवर और जंगल और जल को बचाना है. तो उसके लिए हमारे जो भी कार्य है जो वो हार्म कर रहे हैं तो हमको उसको रिस्ट्रिक्ट करना है. अगर हम वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बचाएंगे. बाकी वो अगर हम अपने डैमेज के काम करते रहेंगे और फिर चारा डालेंगे, इट हैज नो मीनिंग. बिकॉज कर्मा के अकाउंट्स में उसका मतलब नहीं ना, 100 नेगेटिव जा रहा है और 2 पॉजिटिव कर रहे हैं तो फाइनली तो 98 नेगेटिव हो गया. सो कर्मा का अकाउंटिंग डजंट वर्क लाइक दैट. Sorry, I might be sounding too critical of so many things that we do, and I have been in that journey. But I think we need to talk the reality and understand what it is. So I think Bhavna has posted a question: how can we combat online shopping and plastic packaging? The recycling of plastic is not actually happening. I think it's a very valid point. सही बात है. तो हमने जवाई में भी हम लास्ट 1-1.5 साल से प्लास्टिक जमा कर रहे हैं और इतना सारा प्लास्टिक जमा कर हमको पता नहीं करना क्या है. बिकॉज रिसाइकलिंग के प्लांट या तो बहुत दूर है या हम खरीद रहे 20-25 रुपए किलो प्लास्टिक, बट करे क्या. और क्या हो रहा है प्लास्टिक में कि जो रैपर सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है. 5 रुपए किलो है, किलो में 200 पीस होते हैं. 200 पीस जमा करने के लिए 2 आदमी को 2 दिन लगता है. तो 5 रुपए के लिए 2 आदमी का 2 दिन कैसे लगाए. तो ये जो बिस्लरी की बॉटल है वो रिसाइकल हो जाती है बिकॉज उसका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है. सो मैं तो एक बहुत चीज फॉलो करूँ कि ये जितना भी रिसाइकलिंग हो बहुत अच्छा है, बट फंडामेंटली तो अपना कंजम्पशन कैसे कम करें. मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट कभी पैकेज फूड नहीं खाता, कभी पैकेज फूड बाय भी नहीं करता है. हो सके उतने खुद के लिए चीजें भी नहीं खरीदता अनलेस इट इज रियली नेसेसरी. तो फर्स्ट इज के रिड्यूस रिसाइकलिंग या ईवी जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार होगा, सोलर होगा, सब सॉल्यूशन है. मुझे लग रहा है ये सब गिमिक है. हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. फंडामेंटल थिंग इज फर्स्ट रिड्यूस योर कंजम्पशन, अवॉइड व्हाट इज पॉसिबल. वो हम करेंगे तो सब चीज का सॉल्यूशन है. मटेरियलिज्म को कम करें. बाकी हम एक जैसे हमने मोटर लाया था ये सोच के हम पानी इजीली जमीन में से निकाल देंगे, बट 50 साल के बाद हमने समझा कि मोटर के कारण पूरी इंडिया का वाटर टेबल खत्म हो गया है. अभी वाटर टेबल ही नहीं है. तो ये ईवी हो, सोलर हो या रिसाइकलिंग हो, ये सब नए ग्रीन वॉशिंग के टर्म्स है जो हमको एक लूप से दूसरे लूप में डाल रहे और बड़ा डैमेज करने वाले. फंडामेंटली मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म को लिमिट करना है, हो सके उतना कम करना है, हो सके उतना खुद काम करना है. सो माई चॉइस इज कि मैं वेदर नौकरी करके या काम करके महीने का 2 लाख कमाऊं या 20,000 कमा के मेरे डैमेजेस कम करूं. एंड आई हैव चोजन कि मैं आई एम हैप्पी विद 20,000 बट मेरे डैमेजेस में कम करूं. And that's a choice one has to make. बाकी recycling कर लो, मतलब it has its merit. I'm not saying it doesn't merit, but वो ऐसा है ना कि 100 का डैमेज और 2 का रिपेयर कितना लंबा चल सकता है ना. हम रॉन्ग डायरेक्शन में बहुत फास्ट जा रहे हैं बट डायरेक्शन रॉन्ग है. वी नीड टू गेट द राइट डायरेक्शन और फिर वापस स्लो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है. बट नहीं तो रॉन्ग डायरेक्शन में फास्ट जाने से हम उल्टा 6th 5th ह्यूमैनिटी के एक्सटेंशन के बहुत फास्ट जा रहे हैं. इट डजंट हेल्प. How are the people residing in the jungle feeding their animals? हाँ, उसके पहले भी एक था कि there is संपूर्ण दहन and अपूर्ण दहन if complete. Yeah, that is to the answer that Puneet ने बोला कि we can use plastic as a fuel, but my question was, does that not pollute the environment? So yeah, any thought on that? So yeah, those solutions are there, but I think we need to work on the fundamental thing is what I believe. Correct. How do people residing in jungles feed their animals?
सी जंगल में जो रिसाइड करते हैं उनको एनिमल फीड करने का कभी इशू नहीं आता, बिकॉज जंगल टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ ऑल द एनिमल्स। एनिमल एंड जंगल का बहुत गहरा रिश्ता है, तो जानवर होड़ नहीं करते, जानवर जितना जरूरी है, जितना चाहिए उतना ही लेते, उतना ही खाते, और उसके बाद भी अपना वेस्ट वहीं पे छोड़ते हैं जो जंगल के लिए फूड बनता है। तो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब जंगल कट रहे हैं, जब जंगल कम हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ा है, बिकॉज अभी एनिमल को कहाँ फीड करे, और लोगों को और एनिमल को जो जंगल पे जी रहे थे उनके लिए सोर्स बंद हो गया, और जंगल के लिए अपने फूड का सोर्स बंद हो गया। तो चैलेंजेस वहां पे आ रहे हैं। और अगेन बाहर से लोग फीड लाके एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, बट फंडामेंटल क्वेश्चन ये कि जंगल को ही हम क्यों नहीं बचाए। हम वो रिजॉर्ट या वो हॉलिडे होम या वो बंगलो अगर नहीं खरीदे या नहीं बनाए वहां पे, और जंगल को ही जंगल रहने दे, तो हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। एनिमल भी ठीक रहेंगे, लोग भी ठीक रहेंगे, बट हमको डेवलपमेंट पूरा करना है और फिर एनिमल्स को बचाना है। हाउ डज इट हेल्प, हाउ डज इट वर्क, आई डोंट नो रियली। So animals take care of themselves, jungles take care of themselves, we don't need to do it। आपने कभी देखा है कोई जंगल में कोई पानी देने जा रहा है, कोई खाना देने जा रहा है? कहीं नहीं है। जंगल हजारों सालों से अपने आप काम कर रहे हैं, अपने आप जी रहे हैं। इट्स एन ऑर्गेनाइज, इट्स अ सुपर कॉम्प्लेक्स organization which works by itself। just that when we intervene to be expected, that is when all this competition come in, and we have to find some solution। सो ये वायलेंस पे जो मैं बता रहा था कि ये जो विजिबल और फिजिकल वायलेंस है ना, ये थोड़ा एक इशू है। मतलब जैसे मैंने कई बार मेरे कुछ रिलेटिव्स में भी देखा है कि कई बार लड़कियों के साथ फिजिकल अगर वायलेंस हस्बैंड करता है तो हम बहुत बड़ा इशू बनाते हैं कि फिजिकल विजिबल वायलेंस है और ये गलत है, हम पुलिस कंप्लेन करेंगे XYZ, विच इज ओके। बट आजकल वायलेंस की जो दूसरे फॉर्म है, एनर्जेटिक वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, ये इनविजिबल है, ये फिजिकल भी नहीं है, पर हम उसको वायलेंस समझते ही नहीं है। सेम चीज एनवायरमेंट के लिए भी। तो ये जो वायलेंस का जो नैरो डेफिनेशन है हमारा, कि जो दिखता है, जो विजिबल है, जो फिजिकल है, वही है। मक्खी को मारा तो विजिबल है, फिजिकल है तो वायलेंस है। जंगल को काट के हमने बंगलो बनाया तो वो दिखता नहीं, बिकॉज एक बुलडोजर ने कर दिया काम, हमने तो मार्बल लाके लगा दिया, पर मार्बल के पीछे क्या हुआ। तो ये जो इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा वायलेंस है और इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है, बट हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या हमारा ब्रेन वॉशिंग करंट कमर्शियलाइज और मीडिया ने इस तरह से किया हो कि इसको वायलेंस नहीं बता रहे। हम फिजिकल विजिबल वायलेंस पे लगे हुए हैं, जबकि बड़ा डैमेज वहां पे हो रहा है। और हमको बड़ा चीज को समझना है, जैसे कि हम बिजनेस में समझते हैं कि खर्चा ने जो, पर स्टॉक इज अ बिगर कॉस्ट देन योर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो सिमिलरली वायलेंस भी है कि जो इनविजिबल है, जो नॉन फिजिकल है, इट्स अ मच लार्जर थिंग, एंड वी नीड टू टेक दैट in consideration as a violence and not limit ourselves to a limited narrow definition. How can someone sustain surface water bodies? Yeah, so I think there are two things. One is what we can do, but more primary my focus always will be what we should not do. So ये जो हमने borewells, tube wells, मोटर्स का जो सिस्टम है अक्रॉस द कंट्री, जब तक वो बैन नहीं होगा सरफेस वाटर बॉडी नहीं सस्टेन कर सकते। देयर इज नो वे, बिकॉज यू एक्सट्रैक्टिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, देन यू ट्राई टू फिक्स इट, डजंट वर्क। और सरफेस वाटर बॉडी में कैसे है कि 90% ऑफ इंडियाज पुअर पॉपुलेशन एंड 100% ऑफ ऑल एनिमल्स सस्टेन ऑन सरफेस वाटर बॉडीज। और ये जो हम 10% रिच लोग हैं, हम बोरवेल, मोटर, ट्यूबवेल लगा के पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 90% को हम रियली हैम्पर करें। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज ये जो इजी एक्सट्रैक्शन है ये हमको बंद करना है। पुराने जमाने में ये इजी एक्सट्रैक्शन नहीं था, तो हर गांव में कुएं, पॉन्ड सस्टेन करते थे, बिकॉज लोग उसको संभालते थे, उनको पूछते थे, उसी पे उनका घर निर्भर था
पर जब से ये बोरवेल आया है हमको इजीली पानी नीचे से मिल रहा है, तो हम ऊपर वाले को क्यों संभाले, और ऊपर वाले को नहीं संभाले सरफेस वाटर बॉडी को। तो जिनके पास पैसा नहीं है, जो जानवर बोरवेल नहीं खोद सकता या जो आदमी बोरवेल नहीं अफोर्ड कर सकता, वो सफर कर रहे हैं। तो पहले तो हमको ये बंद करना है, और फिर जो अपने एंशिएंट स्ट्रक्चर्स है, अपने वाटर बॉडीज है, उनको रिस्टोर करना है। ऑफ कोर्स दूसरा एंगल ये भी है कि हमारे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स कोलैप्स हुए, उसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत कम हो गया। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सरफेस वाटर बॉडीज, ये दोनों को रिस्टोर करेंगे तो इनफ पानी होगा, और पैरेलली नीचे से खींचना बंद करना होगा। नहीं तो हम नीचे से खींचेंगे और ऊपर वाले रिस्टोर कितना भी कर ले, मुश्किल है। सो इट इज अ टू प्रोंग्ड अप्रोच एंड some real long term thing is required। जैसे अभी राजस्थान में राजेंद्र सिंह जी, अगर आपने सुना होगा, बहुत अमेजिंग काम किया अलवर के एरिया में उन्होंने पानी का। तो उन्होंने सरफेस बॉडी वाटर बॉडीज पे बहुत काम किया, और वो फाइट कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक्सट्रैक्शन बंद किया जाए। सो इट इज अ टू प्रोंग्ड अप्रोच दैट वी नीड टू लुक एट। एंड इंडिया, आई मस्ट से दैट इन नेक्स्ट 5 years 10 years water is going to be a huge issue, huge। and while I think people understand it, those in position and power, they know that they can manage with some machine, so they are not doing anything, or there is not enough political will। But surface water bodies are the most critical, not just for poor people but for whole ecosystem, wildlife। नहीं तो पूरा wildlife कोलैप्स हो जाएगा अगर पानी सरफेस वाटर बॉडी पे नहीं, जंगलों को पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, जंगलों को पेड़ों को जानवरों को पानी नहीं मिलेगा, तो 50% लास्ट 50 साल में कोलैप्स हुआ है वाइल्ड लाइफ, और अगली बैलेंस 50% नेक्स्ट 10 साल में होने का चांस है अगर हम सरफेस बॉडी वाटर बॉडीज को नहीं प्रोटेक्ट करें तो। सो इन वाटर, इन टर्म्स ऑफ वाटर, आई थिंक वी आर इन अ वेरी वेरी सेंसिटिव जोन एंड लॉट नीड्स टू बी डन। So hopefully either we'll do it by choice or nature will make us do it some way or other. Yeah, there's a question from Bhavna. What is your opinion on veganism? Aren't plant-based products more environmental friendly? Yes, obviously plant-based product, veganism, vegetarian is environment friendly. बट अगेन मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कि अगर हम वो वेगन या वेजिटेरियन प्रोडक्ट अपनी गाड़ी बेच के 5 किलोमीटर दूर से गाड़ी बेच के मंगा रहे, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज उसमें जो हमने पेट्रोल वेस्ट किया, जो एनवायरमेंट को पोल्यूट किया, उससे ज्यादा हार्म हुआ। So somewhere this I think choice is very important and understanding holistic is very important। तो मैं कई बार गांव में रहता हूँ तो मैं आलू खाता हूँ, नॉट दैट कि मुझे आलू पसंद है या मैं जैन धर्म फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं खाता हूँ, बट कई बार नहीं खाता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि वेगन या वेज होना जरूरी है, बट मोर नॉन वेजिटेरियन काम तो हमारे एक्शन से हो रहा है ना। अगर हम मार्बल खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, बेस्ट मार्बल्स खरीद रहे हैं फॉरेस्ट तोड़ के, और फिर हम आलू पे डिबेट करेंगे और आलू नहीं खाना चाहिए, वेगन होना चाहिए, देन आई थिंक दैट इज फुलिशनेस, दैट इज लाइक। बट यस, अगर आप वो सब नहीं कर रहे और फिर आप ये फॉलो कर रहे, देन इट इज वंडरफुल, यू आर द बेस्ट जैन और यू आर द मोस्ट प्रिंसिपल्ड जैन। बट अगर वो डैमेज आप कर रहे और फिर आप आलू कांदे पे डिबेट कर रहे, देन मुझे लग रहा है कि वो 100 गया और 2 को बचाने के लिए हम सब ढिंडोरा पीट रहे हैं। बट यस, वेज वेगन इज वंडरफुल and I do that, I follow that. Any other questions? Yeah, vegan products homemade बहुत सारे हैं, I think उस पे मतलब never ending है ना, बहुत सारे vegan products हम खा सकते हैं। Yeah, I mean, one more thing, Dilip Jain, I've spoken to a couple of friends about this, and, they've kind of said that there's been a lot of opposition from the villages itself, where they've tried to implement water harvesting or surface water bodies, etc. So any thoughts on that? Like they're saying, like, we are ready to help support both financially and through others, I mean, knowledge perspective, but at times they're saying there's a lot of opposition from the villages themselves. Yeah, true. See, अभी इसमें यही है ना कि हमारे धर्म के प्रिंसिपल्स जो नॉन मटेरियलिज्म प्रमोट कर रहे हैं, और जो करंट वेव है पूरा ह्यूमैनिटी का बोलो, वेस्टर्न बोलो, कॉलोनियल बोलो, वो पूरा मटेरियलिज्म की तरफ। तो अभी विलेज लेवल पे भी ये हो गया है कि बिकॉज उनके जमीन जंगल डैमेज हो गए, उनको भी डेवलप होना है लाइक सिटी पीपल।
और उनको भी अपना जमीन नहीं चाहिए, उनको भी जॉब चाहिए ताकि पैसा मिले और इजी सॉल्यूशन चाहिए। तो अभी अगर गवर्नमेंट उनको 1 रुपए किलो राशन दे रहे या कोई एनजीओ वाले ट्रक भर के उनको पानी या दूध या खाना भेज रहे, तो कई बार उनको भी लगता है यार ये श्रमदान करके वाटर बॉडीज बनाना, जैसे हमने 2 साल का मेहनत किया, इतना हम श्रमदान करके वाटर बॉडी क्यों बना अगर कोई मेरे को ट्रक से पानी भेज रहा है रोज को, या आप लोग तो इतना वेस्ट कर रहे हो और हमको बोला आप श्रमदान करके पानी बना। तो अभी उनको भी मैं वो साइकिल से जाके आ चुका हूँ, बट उनको भी वो डेवलपमेंट चाहिए जो हम उनको दिखा रहे थ्रू अवर मीडियम्स, थ्रू अवर कम्युनिकेशंस। और उसके कारण हमेशा ये पॉलिटिकल इशू रहता है विलेजेस में कि कुछ ग्रुप होते हैं जो ज्यादा आई वुड से होलिस्टिक होते हैं, सेंसिटिव, जो समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के लिए हमको सरफेस वाटर बॉडी को बचाना, उस पर काम करना है, श्रमदान करना है, जंगल को बचाना है। बट कुछ रहेंगे जो इतने इन्फ्लुएंस्ड है हमारे से ही कि हमको डेवलप होना है, हमको गाड़ी चाहिए, हमको सिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो लैंड बेचो और पानी ऑर्डर करके मंगा दो और करो। तो ये हमेशा आई थिंक नॉट जस्ट विलेजेस, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी ये हमेशा डिबेट रहेगा अबाउट लोअर पर्सनैलिटी एंड अवर हायर बॉडी एंड सोल का डिबेट हमेशा माइंड में रहेगा, एंड चॉइस हमेशा अपने पास है। सिमिलरली गांव के लेवल पे भी ये डिबेट और ये इशू रहता है, और उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली गांव लेवल पे काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बैंक बैलेंस में जाके बोलूं कि मैं तुम्हारा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, वैसा नहीं होता है। हमको वहां पे जाके रहना पड़ता है, लोगों से रिलेशन बनाना पड़ता है, उनके इश्यूज क्या है वो सॉल्व करने पड़ते हैं, फंडामेंटल लेवल पे चीजें को देखनी पड़ती है, तो होता है। और ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं रहता है, बट इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क, बट थिंग्स हैपन, वी हैव टू मेक थिंग्स हैपन, आई थिंक दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। एंड होता है, चीजें लोग करते हैं, थोड़ा मेहनत और थोड़ा कोशिश लगता है, एंड वी कैन नॉट मेजर दैट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाइज मेरा टाइम का वैल्यू क्या है, एंड वेदर इट इज वर्थ दैट एफर्ट, because I don't look at my life as one life, it is accumulation of many lives, जो हमने लॉ ऑफ कर्मा में भी हमारे धर्म बताते हैं। तो वो अगर देखेंगे तो आई थिंक एफर्ट करना हमारा कर्म है, बाकी तो जो होगा होगा। Correct. Yeah. Thank you. Yeah. I think a question from Dr. Nilesh. Please list out 5 things one common man can do in day-to-day life for eco-sustainability. I think I come back to the same thing. पहले खुद के कारण, खुद के काम के कारण, खुद के लाइफस्टाइल के कारण जो डैमेज हो रहा है उसको हमको बंद करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज, कि मैं जो भी खा रहा हूँ, जो भी ला रहा हूँ, जो भी खरीद रहा हूँ, मैं गाड़ी से हार्डली ट्रैवल करता हूँ, मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, जो भी, उसको हम कैसे डैमेज को कम करें। अपने बिजनेस से जो भी डैमेज हो रहा है उसको कैसे कम करें। हम अपने मटेरियलिज्म को लिमिट कैसे करें। पहला स्टेप तो मेरे हिसाब से वो हो जाता है। फिर दूसरा स्टेप होगा कि अभी हम दूसरों के लिए क्या करें। तो उसके लिए हमको जो भी काम करना है, जंगल के लिए करना है, जानवर के लिए करना है, गांव के लिए करना है, वो सब करना है। और ये 2 स्टेप साइमल्टेनियसली चलते हैं। करंटली ये बहुत सारा परसेप्शन है, स्पेशली जेन्स में, कि मैं जितना भी हार्म करूं बट उसका 2% 5% मैं धर्म में दे दूं तो काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है वो सही तरीका है। मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ होता है। पहले तो वो नेगेटिव, वो हार्म करना कम करना चाहिए, बिकॉज हमारा जो वेल्थ अक्यूमुलेशन वाला मेंटालिटी है, बियॉन्ड अ पॉइंट, सम पॉइंट के लिए वेल्थ चाहिए टू सस्टेन योर फैमिली, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इट इज ओनली डैमेजिंग एवरीथिंग, सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटी, इकोलॉजी। वो लिमिट करना है। उसके बाद इको सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी आप कर सकते हो आप करो, पैसे से, काम से, कर्म से, वॉलंटियरिंग से, किसी एनजीओ को सपोर्ट करने से, बहुत सारे ऑप्शंस है, कर सकते हैं। बट वो ये कि फर्स्ट स्टेप है पहले खुद पे काम करो, फिर बाहर काम करो। बाहर काम करके खुद पे काम नहीं किया और बाहर काम किया तो I don't think it really helps, because we need to change ourselves in line with our religion. और वही हमारे धर्म में बताया ना कि इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वही हमारे सारे संत साधु करे। तो हमने संत साधु और भगवानों को मंदिरों में डाल दिया है और बोला वो तो संत है, मैं तो आम आदमी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो नहीं है। महावीर ने बताया था कि डाइटी को, जैन धर्म में भगवान को पूजना नहीं होता है। इट इज के हाउ डू यू फॉलो देयर वर्च्यूज एंड बिकम लाइक देम। इट इज नॉट के बिलीफ है मैंने पूछ दिया तो मेरा सब पुण्य ठीक हो गया। ये कई बार मिसकॉन्सेप्शन है जो आई डोंट नो किसने फैलाया कि आपने पूछ लिया, आपने फेथ मान लिया तो आपने सब आपके पाप धो लिए। नहीं, महावीर ने ये बताया था और धर्म भी ये बता रहा है कि हमको उनकी तरह बनना है, महावीर की तरह या संत साधु की तरह। पूरा नहीं तो आधा, आधा नहीं तो 50%, 60%।
बट हम ये बोलेंगे नहीं मैं मेरा हार्म करते रहूंगा और उनको सिर्फ पूछ दूंगा, वो मेरे हिसाब से डजंट वर्क. वी हैव टू ट्राई टू बिकम लाइक दैट, एंड दैट इज द रियल धर्म, दैट इज द रियल रिलीजन. वी हैव टू वॉक द पाथ. इट इज नॉट दैट वी जस्ट प्रे, उनको भगवान बना के मंदिरों में लॉक कर दो और फिर हम अपना काम करें. वो धर्म नहीं हुआ ना. अगेन मिच्चामी दुक्कड़म, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव्स बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माय वर्क, माय एक्सपीरियंस एंड माय थॉट्स. I think it was a wonderful session. And आपने जो बहुत बड़ी बात बताई कि हम 50 चीज खराब कर रहे हैं और उसके सामने एक दो छोटी चीज अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद में हमें ऐसा लगता है कि जैसे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. जैसे मेरे गांव में हमने एक दिन ऐसा सोचा कि भाई 20 पंप लगा देते, तो हमने 20 पंप लगवा दिया. ऐसा लगा कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है. बट ग्रेजुअली वी रियलाइज दैट ऑल दिस शॉर्टकट्स are actually in a long run very very unproductive and damaging to the whole environment. तो आज आपके पास से यही सीख लेनी है कि हम शॉर्टकट पे मन नहीं जाए. लॉन्ग इट शुड बी अ लॉन्ग रूट, इट शुड बी अ प्रॉपर रूट. पर एक ही प्रश्न होता है कि जैसे मैंने मेरे गांव में जहां जहां काम किए, एक बहुत बड़ा कभी सोचते थे कि सरकार की मदद और सरकार की जो भी स्कीम है और सरकार जो भी मदद करे उसमें से हमने काफी फायदा लिया था. बट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस कि भाई गवर्न की मशीनरी से पैसा लेना, काम करवाना, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अब तक मैंने ज्यादा गवर्नमेंट से लिंक होके काम नहीं किया है, बिकॉज इनिशियली ट्राई की थी, बट फिर लगा कि ये पूरे ब्यूरोक्रेसी में घुसना और लोगों को संभालना बहुत डिफिकल्ट चीज होगा. इससे अच्छा हम अपना काम शांति से करें. तो अब तक नहीं किया है, बट आई एम श्योर देयर आर पीपल इन गवर्नमेंट हु रियली सपोर्ट एंड डू गुड वर्क, एंड वी कैन लेवरेज ऑल दोस स्कीम्स. जैसे कि मनरेगा स्कीम मैंने सुना है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली जहाँ पे फिजिकल लेबर से वाटर बॉडीज और ये सब रिस्टोर करना है. बट पर्सनली मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट से इन्वॉल्व होकर काम नहीं किया ज्यादा, सो आई कांट कमेंट. So as Dilip ji has said, we really have all of you to understand and redefine the definition of violence, because whatever we have learned about violence is a very superficial type of learning which we have. And जैसे दिलीप जी ने बताया, जमीन को बचाना है, जल को बचाना है और जंगल को बचाना है, तो ही जानवर बचेंगे, तो ही हम बचेंगे. I think that particular thing makes a lot of sense to all of us. Thank you, Dilip ji. Thank you. Yeah, Shwetal bhai, if I invite you for the vote of thanks. Yeah. You're on mute, Shwetal bhai. No, we can't hear you. कविता सेतल भाई को अनम्यूट करो. I think yes. Okay, am I audible? Yes. Yes. Wonderful. Pranam, Dilip ji, Bipin sir and entire team. It has been a wonderful session. तो मैं समराइज करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार एक शिष्य ने गुरु को पूछा कि पर्यावरण को बचाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए. तो गुरुजी काफी एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं करना वो ही सबसे बड़ा करना है पर्यावरण के लिए. तो आज हमने दिलीप जी की बातों से यही बहुत अच्छे से जाना है कि हमने इतना फैला दिया है अपना लाइफस्टाइल कि अभी हम कैसे कंट्रोल करें एक एक चीज को. वो खाने की बात हो या कपड़े की बात हो या व्हीकल्स की बात हो या प्लास्टिक यूज की बात हो, तो हम जितना कंट्रोल कर पाएंगे अपने नीड्स को या अपने कंज्यूमरिज्म को, अपने कंजम्पशन को, तो वही सबसे बड़ी सेवा है. और उन्होंने बात करी जंगल की, जमीन की, जानवर की, जल की, तो हम भी बात यही कर रहे हैं जैनिज्म की. जैनिज्म के ये प्रिंसिपल्स को हम और उजागर करें. हमारे यहाँ कितनी सारी ऐसी परंपराएं है, प्रैक्टिसेस है
कि जिसमें अल्टीमेटली कंज्यूमरिज्म को कम करने की बात है, परिग्रह परिमाण की बात है कि हम कैसे छोड़े। नो डाउट हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है तो हम बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं और ये भी हमारे एक पारिवारिक संस्कार, या हम एक दूसरे की कंपटीशन में देखते हैं कि इन्होंने इतना अर्जित किया तो हम भी इतना अर्जित करें। बट जैनिज्म का तो पहले से यही प्रिंसिपल और सिद्धांत है, और अप्लाइड जैनिज्म प्लेटफॉर्म जो है वो यही चीज को कैसे मॉडर्न वे में और कैसे लोक भोग्य भाषा में हम बता पाए इसका प्रयत्न कर रहा है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू दिलीप जी एंड दी all entire discourse that he shared because he lived the life। और जो आदमी, क्योंकि आज गांधी जयंती का मौका है तो गांधी जी ने बहुत अच्छे से कहा है कि यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट यू प्रीच। तो तभी जाके उसकी असर ज्यादा होती है। अगर हम खुद वो अनुकरण करते हैं अपने जीवन में और फिर लोगों को बताते हैं तो फर्क पड़ता ही है। तो हम भी यही कोशिश करते हैं। हमने एक प्रयोग किया था लास्ट 2-3 मंथ्स में कि हमने सब लोगों को कपड़े की थैली बांटी और हमने उसको यूज करना शुरू किया। तो मैंने भी देखा कि मैंने शुरू किया तो आसपास के लोगों को भी काफी उससे इंस्पिरेशन मिलता है। और जब मैं अभी फल लेने या सब्जी लेने जाता हूँ तो उसको पता है कि ये भैया जो है वो अपनी थैली लेके आते हैं, वो प्लास्टिक की बैग नहीं लेते हैं। तो ऐसा हम करेंगे और हम जितना सिकुड़ेंगे अपनी ये फैली हुई कंज्यूमरिज्म को, उतना हमें फायदा होगा। और हम जितना जितना एक्सपीरियंस करेंगे तो और अच्छे से होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमने ये लास्ट 2 years एंड मोर से ये अप्लाइड जैनिज्म का प्लेटफॉर्म जो है वो यही चीज़ों के लिए, यही डिस्कशन के लिए हमने ये यूज़ किया है। और हम चाहेंगे कि हम कभी मौका मिले तो प्रैक्टिकली भी, जैसे आपने बताया कि जब तक हम पानी में मिट्टी में अपना हाथ को नहीं डाल के वो हम नहीं करते तब तक हम जुड़ नहीं सकते हैं। तो हमें बिल्कुल यही कोशिश हमारी जारी रखनी है और कोशिश से कामयाबी अचूक मिलेगी। तो आज के ये बहुत अच्छे मौके पे 2 अक्टूबर को बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के। और हमारा ये पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे हमेशा रहता है। तो वी कैन प्रमोट इट, रिफर इट एंड मेक यूज ऑफ दिस थिंग्स टू रीच टू मोर पीपल। तो भगवान महावीर का जो संदेश है, जो हमारा प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक जो है, और इसीलिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि भारत से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती है। कि जो, क्योंकि हमने अपने परिवार में देखा है हर एक चीज को एकदम जुडिशियसली यूज करने का। तो वो जो हमारा संस्कार है वो हमें और आगे बढ़ाना है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। हाउ टू यूज थिंग्स वेरी जुडिशियसली। और जैसे हमारे घर में कपड़े भी हम बहुत अलग अलग वे में लास्ट तक उसका यूज करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो हमें और आगे बढ़ानी है। तो I summarize here this session, and thank you Dilip ji, and thank you Bipin sir for your constant inspiration and motivation, and Vishal bhai, Dimple Ben, and all the colleagues की जो हमेशा ये प्लेटफॉर्म में अच्छी बातों को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारा ये कोशिश जारी रहेगा और हम जितना हो सके उतना एडप्ट भी कर रहे हैं और करेंगे। दैट इज व्हाट आवर कमिटमेंट इज। थैंक यू। Thank you, Shwetal bhai. Thank you once again, Dilip sir. It was wonderful to hear your thoughts, and hope many of us do stay connected in this thought process. Thank you all. Thank you, Bipin sir. With this, we'll end the session. Thank you. Bye, everyone. Thank you, Dilip bhai. Thank you so much. Goodbye.